पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं खेती किसानी की नई तकनीक के बारे में, मिलवाते हैं आपको कामयाब किसान से और इसके साथ ही जानकारी देते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले बात करते हैं जायद अभियान 2023 की। राजधानी दिल्ली में स्थित कृषि भवन में जायद अभियान 2023 के लिए कृषि पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या कुछ इसमें विशेष रहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जायद अभियान 2023 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली स्थित कृषि भवन में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, कृषि मंत्रालय के अपर सचिव अभिलक्ष्य लिखी, संयुक्त सचिव पंकज यादव, मंत्रालय के संयुक्त सचिव शुभा ठाकुर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सॉइल हेल्थ का विषय नया नहीं है देश के लिए। पहले से ही हमारे वैज्ञानिक इस बात की आवश्यकता को महसूस करते रहे। इस मामले में टेक्नोलॉजी भी ईजाद की गई, लेकिन कई बार जो बात होती है ना कि लैब से लैंड तक पहुंचना, उसमें बहुत दूरी होती है, तो निश्चित रूप से जितना फ़ायदा मिलना चाहिए उतना फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार 2 चरणों में लगभग 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड देश भर में वितरित करने का काम किया। उसके पीछे मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि धरती की उर्वरा शक्ति यह संतुलित रहे, और अगर हम सॉइल हेल्थ चेकअप करने के बाद रिकमेंडेशन को मानेंगे तो निश्चित रूप से केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग करने की जो मात्रा है वो भी संतुलित हो जाएगी। और धरती की उर्वरा शक्ति कितनी कमज़ोर हो रही है ये भी हमारे ध्यान में आएगा, तो निश्चित रूप से किसान को भी लगेगा कि भाई हमें कुछ इस दिशा में सोचना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दिशा में सॉइल हेल्थ कार्ड भी बांटे गए और टेस्टिंग की लेबोरेटरी की संख्या भी राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर और उससे नीचे तक भी बढ़ाई गई। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि समृद्धि केंद्र और बाकी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे यत्न हुए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो उसका परिणाम आना चाहिए उस परिणाम का हम सब लोगों को इंतज़ार है, और इसका सकारात्मक परिणाम आवे इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है, ऐसा मैं मानता हूं। तो इस दिशा में हम सब लोगों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सॉइल हेल्थ टेस्ट कराना ये किसान को लगना चाहिए। अभी सामान्य तौर पर हम सब वैज्ञानिक, आत्मा, कृषि विज्ञान केंद्र और फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट हम सब लोग अपील करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, व्याख्यान देते रहते हैं, लेकिन अभी किसान को ये नहीं लग रहा है कि बुआई से पहले सॉइल हेल्थ टेस्ट मुझे कराना चाहिए। जब किसान को ये लगने लगेगा तो निश्चित रूप से हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। केमिकल फर्टिलाइजर आधारित खेती को हमने परिस्थिति के अनुसार अपनाया, और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, हरित क्रांति के समय जो कार्यवाही हुई
और जो सरकारों ने काम किया, किसानों ने परिश्रम किया, उसका सदुपरिणाम भी हम लोगों के सामने आया है। लेकिन एक समय ऐसा आता ही है कि जब हमको अपने आप को समीक्षा करनी चाहिए, आत्मलोकन करना चाहिए। आज केमिकल फार्मिंग के कारण नुकसान भी हो रहा है, धरती का भी नुकसान हो रहा है, मानव स्वास्थ्य पर भी उसका असर आ रहा है और इसकी सर्वत्र चर्चा भी है। हम सब लोग चर्चा करते भी हैं और करने के साथ साथ वही कर रहे हैं जो हम दूसरों से कहते हैं ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में विकल्प भी हम सबके सामने उपलब्ध हैं। जैसे सचिव उर्गर ने बताया, नैनो यूरिया, नैनो डीओपी भी आने वाला है। तो हम सब इस पर जरूर विचार करें कि आज 2.5 लाख करोड़ रुपया केमिकल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का खर्च हो रहा है और मानव शरीर पर भी दुष्प्रभाव हो रहा है और धरती पर भी दुष्प्रभाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम 2.5 लाख करोड़ रुपया बचाने की दृष्टि से सोचें तो भी हमारी जिम्मेवारी है और कृषि विभाग यह सोचे कि जो उत्पादन हो वो स्वच्छ हो और जो व्यक्ति को स्वस्थ बनाए, तो भी निश्चित रूप से हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। तो नैनो यूरिया के लिए हमारे क्या प्रयत्न हैं, इस दिशा में निश्चित रूप से राज्य सरकारों को चिंता करके योजना बनानी चाहिए। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग का विषय, नेचुरल फार्मिंग का विषय। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी एक बड़ा रकबा पूरे देश भर में कवर किया गया है। जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनकी मांग देश में भी बढ़ रही है, दुनिया में भी बढ़ रही है। अभी जो 4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कृषि उत्पादों का हुआ, उसमें बड़ा हिस्सा जो है कुल मिला के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का ही था। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक खेती भी बढ़ रही है और जैविक खेती भी बढ़ रही है। नैनो यूरिया का भी उपलब्धता हमारे पास है, बायो फर्टिलाइजर का भी उपलब्धता हमारे पास है। और जब हम बातचीत करते हैं और टारगेट तय करते हैं तो सब टारगेट बढ़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों के समक्ष एक बात जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि कुल मिला के देश का बड़ा रकबा केमिकल फर्टिलाइजर पर ही निर्भर करता है। अब नैनो यूरिया भी बिक रहा है, जैविक खेती भी बढ़ रही है, प्राकृतिक खेती भी बढ़ रही है। इन सब पर भी सरकार का खर्चा हो रहा है। जब हम समीक्षा करते हैं तो हर एक का रकबा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब ये सब बढ़ रहा है तो फिर यूरिया की खपत कम क्यों नहीं हो रही। इसका अकाउंट कहीं ना कहीं राज्यों को और केंद्र को मिलकर करना चाहिए। दूसरा, नैनो यूरिया की दृष्टि से मुझे लगता है कि अब सारे प्रयोग हो गए हैं और वो केमिकल यूरिया से कहीं भी कम नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने भी इसीलिए उसका लॉन्च किया कि कुल मिला के लोगों को उस पर भरोसा हो जाए और हम जो बड़ी मात्रा में सब्सिडी देते हैं वो भी अगर देश की बचेगी तो निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में वो पैसा किसी दूसरे योजना के लिए काम आएगा। आज स्वाभाविक रूप से हम सब बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि कुल मिला के देश में 86% छोटे किसान हैं। तो छोटे किसान को फोकस करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा 6,000 रुपया वार्षिक मिलता है वो तो टारगेटेड है और वो से मिल जाता है। लेकिन हम सब लोगों को आत्मलोकन करने की ज़रूरत है कि वो 5 बीघा का और 4 बीघा का किसान है, उस पर हमारा कितना फोकस है, सेंटर का कितना फोकस है, स्टेट का कितना फोकस है, जिले के अधिकारियों का कितना फोकस है। हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत चलते हैं तो सामान्य तौर पर इतनी किसान पाठशालाएं हुई, इतना फील्ड स्कूल हुए, ये सब चीज़ हमारे सामने आती है। लेकिन व्यवहार में हम देखें क्या नीचे हमारा आत्मा और केबीके ने मिलकर कोई रोड मैप बनाया है क्या? केबीके के पास ज्ञान है तो आत्मा के पास बाकी क्षमताएं हैं, तो दोनों क्षमताएं मिलकर
क्या जिले में कायाकल्प कर सकते हैं? क्या जिले में हमारा टारगेट क्या है, जिले में हमें कहाँ तक पहुँचना है, इस दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोगों को सोचना चाहिए। जायद अभियान से जुड़ी विशेष बातों पर अभी आपने देखी है हमारी खास रिपोर्ट। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से, उन उद्यमियों से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। ये वो किसान और युवा हैं जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए न सिर्फ अपनी छाप छोड़ी है बल्कि अन्य किसानों के लिए भी एक उदाहरण पेश आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी कृषि स्टार्टअप में। आज बात एक ऐसे ही किसान रवदीप सिंह की करते हैं जो पंजाब के रहने वाले एक सफल किसान हैं, जिन्होंने अपने फार्म पर रसायनों का इस्तेमाल न करके 11 साल से जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है, जिससे वे लाभान्वित भी हो रहे हैं। 2009 में मेरे मदर बीमार हुए, उनको कैंसर था, तो वहाँ से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। उससे पहले मैं केमिकल फार्मर ही था, सब्जियों की खेती करता था और काफ़ी केमिकल यूज़ करता था। तो सबसे पहले तो मेरे को लगा कि यार जो हम खा रहे हैं तो वो तो सबसे पहले हमारे घर में ही हमें नुकसान दे रहा है। तो वहाँ से मेरी सोच थोड़ी बदलनी शुरू हुई। 2011 में मैंने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे शुरू की। तो शुरुआत में मैं बासमती और गेहूं की फसल करता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीख रहा था ये बातें, कुछ खेती विरासत मिशन जो NGO है उसके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग्स की। KVK के साथ एक यहाँ हंडिया में एक ट्रेनिंग वहाँ पे भी लगाई थी। तो मेन बात जो सीखने में आई वो थी कि क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अब पिछले 4-5 साल से मैंने बासमती की खेती तो बंद कर दी है और पूरा एक जो कहेंगे कि मिक्स्ड क्रॉप वाला जो सिस्टम है वो शुरू किया हुआ है। और इस वक्त मेरे पास मेरे खेतों में पूरे साल में 40 के आसपास फसलें होती हैं, जिसमें इस वक्त गेहूं, सरसों, अलसी, सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं और दालें भी हैं। तो वो सारी फसलें सारा साल लगभग चलती रहती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसान अगर 1 या 2 फसल की जगह पर मिश्रित खेती को अपना ले, जिसमें मुख्य फसलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दलहनी फसलें लगाई जाती है, तो किसान ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। इसी सोच को अपनाकर रवदीप सिंह भी अपने खेतों में मिश्रित खेती कर रहे हैं। इनके खेत में लगभग 40 तरह की फसलें लगी हुई है, जैसे गेहूं, अलसी, सरसों, दलहनी फसलें, सब्जियां और फल। इन सभी फसलों की खेती रवदीप सिंह जैविक पद्धति द्वारा ही करते हैं। इस जो खेती से जो हमें उपज होती है, हमारी वो 3 तरह की मार्केट है जिसको हम कवर करते हैं। एक तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे घर से, हमारे खेत से ही बिकती हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, जैसे गेहूं है या सरसों वगैरह, अलसी वगैरह। दूसरा सामान हम शनिवार को यानी हफ्ते में एक दिन बरनाला शहर में, हमारा यहाँ शहर है पास में, उसमें हम एक दिन की फार्मर्स मार्केट लगाते हैं। उसमें हमारी सारी सब्जियां, फल, जो भी हमारा मतलब सामान होता है रिटेल वाला, वो वहाँ बिकता है। और तीसरी मार्केट हम जो जनरल मार्केट है, आम मंडी है जो अपनी शहर की, हम उसे कवर करते हैं, जो हमारे पास बल्क प्रोडक्शन होती है, चाहे वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों। तो हम तीनों तरह की मंडी को लेके चलते हैं। तो उसमें ऐसा है कि हमें कोई खास दिक्कत नहीं है।
बाकी जो आज से 10 साल पहले जो हमारा खर्चा था लेबर का, जो काफ़ी ज़्यादा था और मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी जो है कि इस वक्त हमारा खर्चा काफ़ी डाउन आ गया है और फसलें जो हैं वो पहले से ज़्यादा, पैदावार भी अब अच्छी हो गई है 10-11 साल में, तो अभी हमारी आमदन बढ़ी है और थोड़े खर्चे कम हुए हैं। रवदीप सिंह की कड़ी मेहनत और जैविक विधि की तरफ रुझान को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के वैज्ञानिक भी इनके संपर्क में आए। उनका मकसद रवदीप को जैविक पद्धति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराना था। साथ ही रवदीप को मिश्रित खेती के बारे में जानकारी देना भी था। पढ़े लिखे होने के कारण रवदीप सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर जैविक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी ली और आज वे विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त हुए तमाम जानकारियां हासिल कर जैविक पद्धति को अपनाकर अपने फार्म पर खेती कर रहे हैं। साथ ही बड़ी सफलता के साथ अपने खेतों से प्राप्त उपज को बाजार में बेचकर लाभ भी कमा रहे हैं। इनकी इस बड़ी सफलता में कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला का भी बड़ा योगदान रहा है। लगभग 10 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे संपर्क में, हमने जब उनसे संपर्क किया तो 2015 में हमने उनसे संपर्क किया और उनको ये गाइड किया कि अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेते हैं तो जो आप जैविक खेती कर रहे हो उसमें आपका जो है ज्ञान बढ़ेगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जैविक खेती की, जो भी जैविक खेती में आपको प्रॉब्लम आ रही हैं या वीड की प्रॉब्लम आती है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती है क्रॉप्स में, उसको आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो जब हमने इनको ट्रेन किया तो इनको ये पर्टिकुलरली ये समझाया कि जब तक आप राइस वीट को नहीं छोड़ते हो, गेहूँ और धान के फसल चक्कर को आप नहीं छोड़ते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने इनको एक क्रॉपिंग सिस्टम जो मेनली मिक्स्ड क्रॉपिंग है, उसमें हमने इनको बताया कि डिफरेंट क्रॉप्स अगर आप जाते हो तो उसमें आपका जो क्रॉप रोटेशन है प्रॉपर तरीके से चलेगा, जिससे आपकी जो फसलों की जो उनके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी और आपका जो फसल उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। तो वो थोड़े पढ़े लिखे फार्मर हैं, इजीली समझ गए और उन्होंने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया और आज वो इतने इंडिपेंडेंट हैं कि हमारी बिना मदद के भी वो पूरी तरह अपने फार्म को संभाल पाते हैं, मार्केटिंग भी अच्छी कर रहे हैं और पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री भी हैं। और अगर जब कभी उन्हें कोई भी सलाह या किसी भी नई चीज़ की जैविक खेती के लिए ज़रूरत होती है वो तो हमसे संपर्क कर लेते हैं और हम उनकी जो है हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। बाकी युवा किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब जिस मोड़ पे हम आज खड़े हैं, हमारे पास और जैविक के बिना हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। सिर्फ एक ही रास्ता है, जैसे हम खुद अपने परिवार को, अपने समाज को, इस एनवायरनमेंट को और इस धरती को एक अच्छा मतलब बना सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। जैविक खेती को अपनाकर रवदीप सिंह अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। वो अपने क्षेत्र में एक सफल किसान के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही युवा किसानों के बीच प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। तो देखा आपने कि लगन और हिम्मत के साथ अगर आप आगे बढ़ते रहें तो कोई भी चुनौती लंबे समय तक आपके सामने नहीं टिक सकती। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे ई-नैम के बारे में। हमारी सरकार तमाम वो कदम उठा रही है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हमारे किसानों को अपनी फसल का सही भाव प्राप्त हो, और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है ई-नैम का। जी हाँ, आज का युग डिजिटल युग है। ऐसे में कैसे हमारे किसान अपने घर बैठे ही ई-नैम के माध्यम से अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नैम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नैम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नैम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो जाना आपने कि सरकार की तमाम योजनाओं से जुड़कर कैसे हमारे किसान लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। चलते चलते आपको भी बता दें कि आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए YouTube चैनल पर कृषि दर्शन। आज के कृषि दर्शन में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
मन की बात है, जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। प्राकृतिक खेती जो है वो देशी गायों के बिना अधूरी है। राजस्थान में है और अगर गाय पर चर्चा ना हो तो यकीन मानिए कार्यक्रम अधूरा सा है। जो देशी गाय है उसके दूध की क्वालिटी कितनी बेहतर होती है बाकी दूसरी गायों के मुकाबले। देसी गाय का दूध है वो एक्चुअल में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। पशुधन और हमारा खेती है वो एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना हमें खेती किया जाना ये एक परिकल्पना है। यहाँ तक कि मेरे को तो कन्यादान में भी गाय मिली है। खेती और देशी गाय एक दूसरे की पूरक है। राजस्थान से देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर चौपाल चर्चा 22 फरवरी बुधवार सुबह 9 बजे। बदलती कृषि और हर तकनीक पर होगा विचार। पशुपालन से जुड़ा हो कोई सवाल या लेना हो सरकारी योजनाओं का लाभ, या बात हो कृषि उत्पादों की पहचान की, देखिए विचार विमर्श हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। दाग गुलामी का धोया है जान लुटा के, दीप जलाए हैं ये कितने दीप बुझा के, ली है आजादी तो फिर इस आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से आज बचा के। नया खून है, नई उमंगें, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो देखिए देशभक्ति पर आधारित प्रोग्राम स्वराज डीडी नेशनल पर रविवार सुबह 9 बजे, रात को 9 बजे। बदलते भारत की शान। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।